ठीक है। देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि नक्सलवाद क्या है, माओवाद क्या है। ठीक है। वर्ष 1967 में नक्सलबाड़ी में जो किसान विद्रोह हुआ, वो किस तरीके से ये लड़ाई किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में ना रह के किसान और सरकार के बीच में हो जाती है, ये आपने समझा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 2004 में, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपने समझ ली है। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीपीआई नाम सुनते ही आपको ये नहीं मान लेना है कि ये माओवादी है या नक्सलवादी है। सीपीआई एक वैध पार्टी है, लेजिटिमेट पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन द्वारा। सीपीआई एम, देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग सीपीआई एम को सीपीआई माओइस्ट समझ लेते हैं। नहीं, ये सीपीआई मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट। और ये लेजिटिमेट पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। इलेक्शन, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस में भाग लेती है, चुनाव लड़ती है। ठीक है। कानून के दायरे में रहकर सब करती है। तो आप इसको जो है एक आतंकवादी संगठन ना समझें कि सरकार ने सीपीआईएम को जो है यूएपीए लिस्ट के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, तो वो सीपीआईएम सीपीआई माओइस्ट है, सीपीआई मार्क्सिस्ट नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अंडरस्टूड। देखिए, उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक रूप से चुने गए संवैधानिक रूप से वैध राज्य का तख्ता पलट करना, ये माओवादियों का मुख्य उद्देश्य है। क्यों तख्ता पलट करना, ये हमने विस्तार से समझा जब मैंने आपको राजनीतिक विचारधारा के बारे में बताया कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। क्योंकि वो वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं। उनका मानना ये है कि ये जो राज्य है ये बाधक है, परिवर्तन होने नहीं दे रहा। परिवर्तन अनिवार्य है क्योंकि समाज की स्थिति संतोषजनक है नहीं, वो पूर्णतया असंतुष्ट हैं। गरीब को गरीब रखा जा रहा है, अमीर को अमीर रखा जा रहा है। और जो ये सरकार है, ये एक ऐसे यंत्र के रूप में काम करती है, पूंजीपतियों के यंत्र के रूप में काम करती है, जो स्थिति को, यथास्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहती है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? छात्र का प्रश्न है कि सीपीआई मॉडरेट क्या हुआ? मॉडरेट कुछ नहीं है। मॉडरेट तो जो है, ये बताने के लिए आपको बताया था कि किसी भी पार्टी में दो टाइप के, एक उग्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सहयोग करके चलना चाहते हैं, उनमें भेद करने के लिए। हाँ, एक प्रश्न है सर जी, जो नक्सलवाद अभी भी है उसे कैसे चेंज किया जाए? व्हाट आर द मेजर्स शुड बी अप्लाइड? वही मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार जो है उसका कारण समझ लें। ठीक है। उसके बाद उसका क्या समाधान है वो सारा विस्तार से आपको समझाऊंगा। देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप। ठीक है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अभी ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न देख के आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, इसका उत्तर हम अपने आप लिख लेंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो माओवाद है, ये इतना शक्तिशाली कैसे बना कि एक प्रधानमंत्री को ये वक्तव्य देना पड़ा कि हमारी देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती है वो माओवाद से आती है। उसका एक कारण ये है कि ये जो सीपीआई माओइस्ट है, ये बहुत अच्छे से संगठित है। तो यहां आप दे सकते हो कि किस तरीके से पूरी हायरार्की बनी हुई है, जहां पर टॉप पर पॉलिट ब्यूरो आता है जिसमें 10 से 15 लोग बैठते हैं।
ये आप कह सकते हो कि माओवाद का ब्रेन है। जो माओवाद मूवमेंट है उसका ब्रेन आप कह सकते हो, वो पॉलिट ब्यूरो है। उसके नीचे केंद्रीय समिति आती है, इसको सेंट्रल कमेटी भी बोला जाता है। इसके दो भाग हैं, केंद्रीय सैन्य आयोग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और केंद्रीय तकनीकी इकाई, सेंट्रल टेक्निकल यूनिट। एक प्रश्न है छात्र का कि सर क्या गवर्नमेंट इस पर बैन नहीं लगा सकती है? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सीपीआई माओइस्ट पर बैन लगा हुआ है गवर्नमेंट द्वारा। वो यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन सिर्फ आतंकवादी संगठन घोषित कर देने से माओवाद और नक्सलवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। ठीक है। हाँ, वो एक स्टेप है जो जरूरी है, क्योंकि यूएपीए के अंतर्गत जब किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या ऐसे लोग जो इस संगठन से खुद को जोड़कर देखते हैं, इसके कृत्यों में भाग लेते हैं, उन पर यूएपीए के अंतर्गत, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग कानून माना जाता है, और 2008 के बाद तो इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। पोटा टाड़ा के जो प्रोविजंस थे वो यूएपीए में इंसर्ट किए गए हैं। 2008 का, 2008-9 का, 2012-13 का और 2019 का जो संशोधन है उसने इस कानून को बहुत शक्ति प्रदान की है। इसके अंतर्गत जो है, जब भी किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है यूएपीए के अंतर्गत, तो उसकी जमानत होना बहुत मुश्किल होती है। उस पर सख्त नजर रखती है न्यायपालिका भी, बहुत आसानी से बेल नहीं देती है, और उसकी पुलिस कस्टडी भी एक्सटेंडेड होती है। इंटेरोगेशन भी पुलिस जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कर सकता है। इस प्रकार की शक्तियां उसमें दी गई हैं। देखिए, एक छात्रा का प्रश्न है कि पॉलिट ब्यूरो एक बार फिर से बता दीजिए। पॉलिट ब्यूरो जो है वो ब्रेन है, मतलब कि आप समझिए कि इस पॉलिट ब्यूरो में जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इस विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, वो लोग पॉलिट ब्यूरो में बैठते हैं। वो इस मूवमेंट को दिशा देते हैं। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस मूवमेंट को क्या दिशा देना है, इसको किस तरीके से इसकी वैधता आम जनता की दृष्टि में बढ़ाना है, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह संस्था काम करेगी, किस आदर्शों का पालन करेगी, ठीक है, इनके हिसाब से जो आदर्श हैं, और कब कब कहां कहां हिंसा करनी है, ये सारे डिसीजन जो है वो टॉप पॉलिट ब्यूरो में होते हैं। क्लियर हुआ? एक प्रश्न है एक छात्र का कि क्या सीपीआई का नेता चुनाव लड़ता है अभी? तो मैं आपको बता दूं कि सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी, ये जितनी भी जो है कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार करती हैं और उसमें भाग लेती हैं, चुनाव भी लड़ती हैं। लेकिन जो सीपीआई माओइस्ट है, ये प्रतिबंधित संस्था है, प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएपीए के अंतर्गत जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके जो मेंबरान हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि अगर कहीं पकड़े गए तो पुलिस उन्हें धर दबोचती है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और एविडेंसेस के आधार पर प्रोसिक्यूट करके जेल डाला जाता है। ठीक है। एक प्रश्न है कि केंद्रीय समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30 सदस्य केंद्रीय समिति में, लेकिन ये संख्या बदलती रहती है, तो निश्चित तौर पर कोई एक संख्या नहीं बताई जा सकती। लेकिन आपको ये समझना है कि केंद्रीय समिति की
अंतर्गत दो यूनिट आती हैं। एक आता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो माओवादी हैं उनको हथियार कहां से उपलब्ध होंगे, इस पर विचार करना और इसकी व्यवस्था करना। क्लियर हुआ कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का काम क्या है? सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का काम है कि इस मूवमेंट के लिए, माओवादियों के लिए हथियार कहां से उपलब्ध होंगे। तो ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, इसके मेंबर ये कोशिश करते रहते हैं कि हम हथियार कहां से लाएं, क्या हम जो सुरक्षा एजेंसी है उनसे लूटें, क्या हम जो पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी हैं, विद्रोही हैं, जो वेपन स्मगलिंग में लिप्त है, संलिप्त है, उनके साथ टाई अप करें। अभी कुछ साल पहले ये भी इंटेलिजेंस थी कि माओवादी जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो विद्रोही संगठन है, इंसर्जेंसी ग्रुप है, जैसे कि उल्फा हो गई, जैसे कि एनएससीएन हो गई, जैसे कि यूएनएलएफ हो गई, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि जो हथियार चाइना के कुनमिंग प्रोविंस से आते हैं, म्यांमार से होते हुए जो इंडो म्यांमार छिद्रपूर्ण पोरस बॉर्डर है, वहां से एंट्री लेते हैं या बांग्लादेश बॉर्डर से एंट्री लेते हैं, इन हथियारों की सप्लाई माओवादियों को किया जाए। हाँ, एक प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है ये, एक छात्र का, कि सर मार्क्स तो राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता नहीं है, फिर सीपीआईएम भारत के राज्य व्यवस्था चुनाव कैसे लड़ती है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स की अवधारणा ये थी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे कैपिटलिज्म जो है उसका डिग्रेडेशन होगा, फिर सोशलिज्म में आएगा, फिर सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म में आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सोशलिज्म में राज्य की अवधारणा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, भले ही वो प्रेरित हो मार्क्सवाद से, जैसे कि ज्योति बसु है, ज्योति बसु इस चीज में वो सीपीआईएम के मेंबर रहे, बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे, लेकिन सीपीआईएम में ज्योति बसु होते हुए भी ज्योति बसु का यह मानना था कि मार्क्स का इंटरप्रिटेशन हम भारत की स्थिति के अनुसार करेंगे, ना कि चीन की स्थिति के अनुसार। मार्क्सवाद क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हम अपनी बुद्धि से करेंगे, ना कि हम माओ की सुनेंगे, क्योंकि वो तो ये मानते थे कि माओ का इंटरप्रिटेशन मार्क्स की विचारधारा को लेकर गलत है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? और दूसरा क्या है कि अ, देखिए क्या है कि एक आप एकदम से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपकी अंत लक्ष्य ये भी है कि आप, जो मार्क्स ने आइडिया दिया कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, वो अचीव करने के लिए भी आपको किसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप एकदम से अचीव नहीं कर सकते। फिर एक चीज और है कि बहुत सारे जो मार्क्सवादी नेता थे, बहुत सारे जो साम्यवादी नेता थे, मार्क्सवाद की विचारधारा से वो प्रेरित तो थे, लेकिन इसके लिए जो मार्क्स की कल्पना थी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की, वही स्थापित की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे नेताओं ने इस चीज को, शायद इस आइडिया के इम्प्रैक्टिकलिटी को, ठीक है ना, समझा कि भाई ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। और यही कारण है कि आप मुझे बताओ कि शुद्ध कम्युनिस्ट स्टेट कहां पर है? मार्क्सवाद की कल्पना के अनुसरण करते हुए ऐसा कौन सा जगह है पूरी दुनिया में, एक भी एक्सपेरिमेंट आप मुझे बताओ जहां पर स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी स्थापित की गई हो? निश्चित तौर पे वो आइडिया प्रैक्टिकल नहीं था। इस वजह से लेनिन को भी मार्क्सवाद का इंटरप्रिटेशन उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा, और वैंगवार्ड पार्टी की जो अवधारणा है उसको लाना पड़ा कि राज्य के बिना आप कैसे काम चलाओगे, है कि नहीं? बात समझ में आई? हाँ, वो राज्य का रूपरेखा क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, वो एक जो है अलग इशू है, लेकिन राज्य तो होगा ही। जहां राज्य नहीं, आप जो है बाकी विचारों
विचारकों का विचार अगर आप पढ़ते हैं, जैसे कि प्लेटो का विचार पढ़ते हैं या एरिस्टोटल का विचार पढ़ते हैं, अरस्तु क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अपना अंतिम लक्ष्य है, जिसको समम बोनम उन्होंने कहा, जिसको वो हैप्पीनेस मानते थे, उसको प्राप्त वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही कर सकता है। राज्य के बिना उसको प्राप्त नहीं कर सकता, है कि नहीं? कहने का मतलब ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल। एक और चीज है कि देखिए, जो साम्यवादी व्यवस्था है जिसमें समानता की बात की गई और जो संसाधन है, क्लासलेस सोसाइटी मतलब जो संसाधन है वो कम्युनिटी के होंगे, किसी व्यक्ति के नहीं होंगे। ये भी मानव प्रकृति के विरुद्ध जाता दिखता है। आप मुझे बताओ कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी आप एक खिलौना देते हो, उस खिलौने के प्रति जो एक कि ये मेरा है, ये जो मैं मेरा की भावना है, ये मानव प्रकृति में कूट-कूट के भरी हुई है। आप उस मानव प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। बात समझ में आई? है कि नहीं? भाई हर किसी को ये लगता है ना, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरी गाड़ी है, ये जो मैं की भावना है, इसको सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस बोला जाता है। अरस्तू कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी को समर्थन करते थे, संपत्ति के अधिकार को। वो कहते थे कि ये जो संपत्ति है, ये व्यक्ति को कि ये जो मैं की भावना है, ये मेरा की भावना है, उसको संतुष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये कुछ मूल्यों को भी जन्म देता है, जैसे कि आपके पास संपत्ति होगी तो ही तो आप चैरिटी कर सकते हैं, तो ही तो आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये मूल्य कहाँ से पनपेंगे? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ये प्रश्न काफ़ी गहरा था और मैं काफ़ी इसकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा। खैर, हम वापस आते हैं। देखिए, जो केंद्रीय सैन्य आयोग है, उसका काम है इस मूवमेंट के लिए हथियार इकट्ठा करना, उसकी व्यवस्था करना, चाहे कैसे भी करना पड़े, चाहे विदेशी ताकतों के साथ ही क्यों ना टाई अप करना पड़े। अगर पाकिस्तान की आईएसआई भी हथियार उपलब्ध करा रही है, तो वो ये हथियार लेने के लिए तैयार है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, जो केंद्रीय तकनीकी इकाई है, सेंट्रल टेक्निकल यूनिट, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जो माओवादी हैं, उनको तकनीकी रूप से जो सुरक्षा एजेंसी है, जो सरकार है, जो तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, तकनीकी रूप से माओवादियों को उनसे आगे रखना। इसका मैं एक उदाहरण देके बताता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो सरकार ने जो है एक व्यवस्था करी कि एक बख्तरबंद गाड़ी बनवाई। बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले ध्यान से सुने। सारा सब कुछ जो है स्लाइड पे लिखा हुआ है। आप बाद में जब लेक्चर को दोबारा सुनेंगे, आप दोबारा जब इस स्लाइड को एक्सेस करेंगे, इस पीपीटी को एक्सेस करेंगे, तो आपको सब स्पष्ट समझ आएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। ठीक है? आपको इतनी डिटेल में लिख के नहीं आना है, लेकिन समझेंगे तो डिटेल में ही ना। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इस मूवमेंट पे काबू पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि सीपीआई माओइस्ट जो है वो एक व्यवस्थित संगठन है, हायरार्की बेस्ड संगठन है, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बस इतना लिख के आना है। आपको ये सारी क्या इकाई क्या काम करती है, ये सब लिख के नहीं आना है। जितना मैंने स्लाइड में दिया हुआ है, लिख के इतना ही आना है। बात समझ में आई आपको? और जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो हर चीज आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। आप इस चीज की इम्प्रैक्टिकलिटी को समझिए। ठीक है? कोई भी टीचर वो लिखेगा कम, उसकी व्याख्या बहुत डिटेल में करेगा। यहां पर सिर्फ आपके बुद्धि के चक्षु को खेल खोलने के लिए मैं विस्तार से बता रहा हूं, ताकि आपको चीज गहराई से समझ आए। आपने एक बार सुन ली वो बात,
तो जब आप ये स्लाइड देखोगे तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। बात क्लियर हुई? मेरा काम यहाँ पर है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना, ताकि आप जो वो समस्या है उसकी जड़ को पकड़ सके कि असल में इश्यू क्या है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ेंगे उससे संबंधित, वो समझ में आएगा। कुछ नया किया जा रहा है उससे संबंधित, वो आसानी से समझ में आएगा। इसलिए पहले जो है आप ध्यान देकर चीजों को सुने। एक प्रश्न किया है एक छात्र ने, सर माओवादियों को जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है? ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो शुरुआत में ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि सुरक्षा की कीमत क्या है? सुरक्षा की कीमत यह है कि आप सदैव सतर्क रहें और हमेशा कार्यरत रहें। किस दिशा की तरफ? सुरक्षा निर्धारित करने की दिशा की तरफ। सतत प्रयास ही आपको सुरक्षित रख सकता है, सतत सतर्कता ही आपको सुरक्षित रख सकती है। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि हम कोई ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पर समाज बिल्कुल सुरक्षित हो जाए और ऐसा कोई एलिमेंट हो ही ना। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जब समाधान की चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका क्या समाधान है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रीय ब्यूरो ये क्या है? इनको रीजनल ब्यूरोज बोला जाता है। रीजनल ब्यूरोज, इसको बोला जाता है सेंट्रल कमेटी। माओवादी कोई शुद्ध हिंदी में ये सारी चीजें नामकरण करते हैं ऐसा नहीं है। आपस में भी जब वो बात करते हैं तो उसको सेंट्रल कमेटी ही बोलते हैं। ठीक है, फिर भी यहां पर मैंने लिख दिया है केंद्रीय समिति। आप एग्जाम में जो शब्द अंग्रेजी में बहुत प्रचलित हैं उनको अंग्रेजी में भी लिख के आ सकते हैं, उसके मार्क्स प्राप्त होंगे। एक बात समझ लीजिए कि आपको मार्क्स जो है वो, ऑफ कोर्स आप हिंदी में अगर पेपर लिख रहे हैं तो आपको हिंदी में ही लिखना है, लेकिन आपको मार्क्स प्राप्त होता है जो आपने लिखा है उसमें तत्व कितना है, उसमें सार्थकता कितनी है, इस बात के लिए। ठीक है। हाँ, सीटीयू के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, सीटीयू का काम है, एक उदाहरण देके समझिए। उदाहरण में बख्तरबंद गाड़ी का आपको दे रहा था कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इसलिए होती है कि मान लीजिए किसी सड़क से सुरक्षा बल जा रहे हैं, तो ये जो नक्सलवादी हैं वो गाड़ी के नीचे आईईडी फिक्स कर देते हैं, मतलब किसी रोड पे, और जैसे ही उस स्पॉट पे गाड़ी आती है तो वो नीचे से आईईडी को फोड़ देते हैं और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और अंदर बैठे जितने भी सैनिक हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन पर कोई हमला हो तो अंदर बैठे सैनिक सुरक्षित रहें, नीचे की जो परत गाड़ी की वो काफी मोटे थिकनेस की बनाई गई थी और एक स्पेशल मटेरियल से बनाई गई थी। ठीक है। स्पेशल मटेरियल और एक मतलब की मोटाई की बनाई हुई थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई नीचे से अगर मान लीजिए कोई विस्फोटक फटता है तो कम से कम अंदर बैठे जो सैनिक हैं उनकी जान ना जाए। लेकिन ये जो सीटीयू है, इसके मेंबर का काम है ये अध्ययन करना कि भाई ये जो परत है ये किस मटेरियल की बनाई गई है, कितनी मोटाई की है और इसको भेदने के लिए कितनी शक्तिशाली का आईईडी चाहिए होगा, वो किस तरीके से विस्फोट किया जाए, ये अध्ययन करना सीटीयू का काम है। मतलब सरकार जो नई नई तकनीक लाती है उस तकनीक को स्टडी करना और उसके हिसाब से माओवादियों को तैयार करना, ये काम सेंट्रल टेक्निकल यूनिट का है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। फिर देखिए, क्षेत्रीय ब्यूरो क्या है? रीजनल ब्यूरो, इनको रीजनल ब्यूरो बोला जाता है। देखिए, भारत बड़ा देश है और इसकी जो भौगोलिक प्रकृति है वो अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर जंगल है, कहीं पे पहाड़ है। ठीक है।
तो माओवादियों ने भी क्या किया है कि इस सीपीआई माओइस्ट ने अपने अलग-अलग ब्यूरो बनाए हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्यूरो, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो, जैसे कि ईस्टर्न ब्यूरो, ठीक है ना? तो ऐसे-ऐसे 4-5 ब्यूरो उन्होंने, और जो रेड कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर मतलब जो क्षेत्र माओवाद या नक्सलवाद से प्रभावित है, उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। रेड कॉरिडोर को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजन कर लिया है, और अलग-अलग क्षेत्रों में इसलिए विभाजन किया क्योंकि उसकी भौगोलिक प्रकृति अलग-अलग प्रकार की है। ठीक है ना? वहां पर अलग-अलग चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। तो इन्होंने ये कर लिया कि ठीक है, इस क्षेत्र का ब्यूरो अलग बना देते हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग अलग से होगी, उसके लिए रिक्रूटमेंट अलग से होगी। वो ऐसा नहीं करते कि यहाँ के लोग को वहां लड़ने के लिए भेज दिया, वहां के लोग को वहां लड़ने के लिए भेज दिया। वहां जो पैदा हुआ है, वहां जो पला बड़ा है, जो उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता है, उसको ऐसे जानता है, उसका पत्ता पत्ता, उसका चप्पा चप्पा, वैसे व्यक्ति को वो लोग उस ब्यूरो में लेते हैं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए, हर एक रीजनल ब्यूरो के अंतर्गत एक जोनल सैन्य आयोग, मतलब कि जोनल मिलिट्री कमीशन, इसको जेडएमसी बोला जाता है। हाँ, देखिए, एक प्रश्न है एक छात्रा का कि सर, कोई यंत्र ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो उस गाड़ी में लगाया जाए, जिससे रास्ते में जाते समय यह पता चल जाए कि रास्ते में कोई यंत्र लगाया गया है। इसी को ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की तकनीक पे काम आईआईटी मुंबई कर रहा है। वहां पर जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो प्रौद्योगिकी चाहिए, उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर गठित किया गया है, और वो लोग इस तकनीक पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, देखिए, जेडएमसी का काम क्या है। आप ये सुनते हो ना कि माओवादियों ने यहाँ विस्फोट कर दिया, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एम्बुश कर दिया, ठीक है ना? ये सारी प्लानिंग जेडएमसी लेवल पे होती है। ये सारी प्लानिंग जेडएमसी, जोनल मिलिट्री कमीशन पे होती है। क्लियर हुआ? अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करता है, एक्चुअल में जाके बॉम्ब फिक्स कौन करता है, एक्चुअल में जाके हमला कौन करता है, वो करता है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है, इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि ये सीपीआई माओइस्ट के परमानेंट सोल्जर हैं। सोल्जर दो प्रकार के होते हैं। जब एक्चुअल में कोई ऑपरेशन किया जाता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना? तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूट करते हैं वो है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, और ये आपने ऑलिव ग्रीन कपड़े पहने हुए देखे होंगे। कई बार इनके कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू वगैरह भी छापता है, इनका मुंह ढककर इनसे इंटरव्यू किया जाता है, तो आप जो ऑलिव ग्रीन में देखते हैं वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लोग होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, पीपल्स मिलिशिया जो है वो, मिलिशिया ये क्या है? ये परमानेंट रोल पे नहीं होते। ये कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य लोग, मान लीजिए कि कोई गरीब है, उसे पैसे की आवश्यकता है, उसे पैसे का लालच देकर जो है किसी, क्योंकि ये जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लोग होते हैं, ये पुलिस की हिट लिस्ट पे होते हैं, तो ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। इनको मूवमेंट छुप छुप के करना होता है। और मान लीजिए कि कोई मैसेज इधर से उधर पहुंचाना है,
या कोई जो है मान लीजिए कि आईईडी का सामान है। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसको इम्प्रोवाइज्ड इसलिए बोला जाता है कि वो बॉम्ब लगाकर ट्रेवल नहीं करते, वो जहां पर उनको बॉम्ब फिक्स करना होता है वहीं पे उसको असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए जो सामान है वो इधर से उधर ले जाना होता है। तो इस काम में पीपल्स मिलिशिया, या कोई अगर मान लो किसी अटैक में भाग लेना भी चाहता है, लेकिन वो किसी एक अटैक में भाग लेना चाहता है, उसके बदले उसको उसका हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण हो, कोई जो है बदला लेने की भावना हो, या मान लीजिए कि कोई पैसे की आवश्यकता हो, तो किसी एक अटैक में या दो अटैक में या टेम्परेली जो एसोसिएट होता है, पीपल्स मिलिशिया उसको कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या है। ये समर्थक, सहानुभूति रखने वाले, गुप्त शहरी नेटवर्क, अग्र संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती हैं? तो ये जो सीपीआई माओइस्ट है, ये इतनी जो है ये सीपीआई माओइस्ट है, ठीक है ना? ये सीपीआई माओइस्ट के जो कृत्य हैं, उनको समर्थन देती है। ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीधा सीधा हिंसा में भाग नहीं लेते। अच्छा, इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को आप इनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकते। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आप कल्पना कीजिए कि मैंने एक संगठन बनाया हुआ है, मैं फोल्क आर्टिस्ट हूं। फोल्क आर्टिस्ट आप समझते हैं ना, जो गांव में आते हैं, गाना गाते हैं, पपेट शो करते हैं, लोक कलाकार। मान लीजिए कि मैं लोक कलाकार हूं और मेरी एक टीम है, 5 की टीम है। मैंने एक लोक कलाकारी का एक संगठन बनाया। मेरे संगठन को सीपीआई माओइस्ट, या मेरे अंदर भी उनके प्रति जो है एक सहानुभूति है, तो सीपीआई माओइस्ट मुझे एक काम देगी कि तुम्हें क्या करना है, जाओ लोगों में, और लोगों में गाना गाकर या कलाकारी कर कर या पपेट शो कर कर आप लोगों में सरकार के विरुद्ध विचार पैदा करना शुरू करो। तो मैं जो है लोगों में जाऊं, गांव गांव जाऊं, और वहां पर जो है ऐसे गाने गाऊं जो सरकार को दुश्मन के रूप में दिखाऊं, सरकार की वैधता को कम करने वाली बातें बताऊं। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोक कलाकारों में बड़ी क्षमता होती है। बॉलीवुड उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप पंजाब में देखो, जो पंजाबी सिंगर होते हैं वो कितने प्रसिद्ध होते हैं पंजाबियों में। हाँ, नुक्कड़ नाटक किया, बिल्कुल सही बात है, नुक्कड़ नाटक किया, क्योंकि वो वही भाषा बोलते हैं। और इन लोक कलाकारों के साथ जो है लोग जुड़ाव समझने लगते हैं। वो जैसा बताते हैं उसको सत्य मानने लगते हैं। और इन लोक कलाकारों में बड़ी क्षमता होती है लोगों को अपनी बात मनवाने की। ठीक है ना? मैं खुद भी, मतलब सही बताऊं तो काफी प्रभावित हूँ लोक गीतों से, लोक कलाकारों से। मैं ये बॉलीवुड के गाने गीत कम सुनता हूँ और लोक कलाकारों के गाने गीत ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से गाते हैं वो बहुत प्रभावशाली लगता है। ये बात समझ में आई आपको? समझ में आया? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये जो माओ ने कहा कि सही राजनीतिक तापमान क्रिएट करना, ताकि और गुरिल्ला मिले, और गुरिल्ला फाइटर और नक्सलवादी और ज्यादा आम लोग जो है वो नक्सलवाद को ज्वाइन कर लें। जब ये सही तापमान बना लेते हैं तब सीपीआई माओइस्ट जो है, क्योंकि ये भांप लेते हैं कि किसमें सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा रोष है, कौन जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहेगा, कौन इस मूवमेंट के लिए अपना त्याग करने के लिए तैयार है। इसका आइडेंटिफिकेशन ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जो ये सूचना जो है सीपीआई माओइस्ट को दे देती है। सीपीआई माओइस्ट आके ऐसे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुद्धि से थोड़े कमजोर होते हैं, जो सोच विचार नहीं कर पाते, या उनके साथ कोई प्रताड़ना हुई होती है, या उनके साथ कोई अन्याय हुआ होता है जो किसी सरकारी अधिकारी ने किया होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत रोष है सरकार के विरुद्ध, तो उसका फायदा उठाकर सीपीआई माओइस्ट उसको सीपीआई माओइस्ट संगठन का हिस्सा बना देती है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चैलेंज और है। चैलेंज क्या है? हम
संविधान आधारित, कानून व्यवस्था आधारित सभ्य समाज है। हम किसी ऐसे संगठन को, एक लोक कलाकार को सिर्फ इसलिए पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते कि उसने सरकार की आलोचना की। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कोई गलती ही नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार में कोई भ्रष्ट अधिकारी है ही नहीं। लेकिन सरकार गलती करेगी इतनी, और ये लोक कलाकार उस गलती का आकार इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि लोगों को ये लगने लग जाएगा कि ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार हमारे भले की सरकार नहीं है, बल्कि ये सरकार हमारी दुश्मन है। ये काम वो करते हैं। ठीक है ना? एक कहावत है इंग्लिश में, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, तिल का पहाड़ बनाना। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें और भी कई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। समर्थकों में हो सकता है कि अच्छे वकील भी हों, जो इनको समर्थन करते हों। उस वकील को अच्छी खासी मोटी फीस भी मिलती हो। हो सकता है कि इसमें कोई प्रोफेसर भी हो। प्रोफेसर भी ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर, कल्पना कीजिए कि एक प्रोफेसर को सजा प्राप्त हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ तो उनका नाम मैं बता सकता हूं। प्रोफेसर साई बाबा। इनको ट्रायल कोर्ट ने जो है कन्विक्ट किया और जेल भेजा। आप कल्पना कीजिए कि कोई प्रोफेसर जो है एक ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कल्पना कीजिए देशभक्ति मंच। ठीक है ना? तो निश्चित तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहेंगे। उनको लगेगा कि क्योंकि उनका नाम ही कुछ ऐसा होता है कि जो युवा है वो आकर्षित हो जाता है उस पे। वो धीरे धीरे, अब प्रोफेसर देखिए, हमारे देश में गुरु की बड़ी आ, मतलब की प्रतिष्ठा होती है। गुरु की काफी सम्मान करते हैं बच्चे लोग। ये सम्मान मैंने खुद भी अनुभव किया है। तो गुरु जो कहता है वो बात वो मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु जैसा सिखाएगा, और खासकर उस एज में। अब आज मैं अधेड़ उम्र में पहुंच गया हूं। मुझे कोई मेरा मन परिवर्तित करके दिखाए, मुझे कोई बहका के दिखाए, है कि नहीं? लेकिन वो जो एज होती है वो बड़ी वनरेबल एज होती है, जहां पर बच्चा गुरु जो बता रहा है वो सब ठीक लगने लगता है। उसी जैसे विचार हो जाते हैं, माइंड में वैसे ही विचार पनपते हैं, उन्हीं चीजों को वो नोटिस करने लगता है। बात समझ में आई? हाँ। तो उसमें जो है वो प्रोफेसर उनका मन बदलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे जो है सरकार के विरुद्ध उसको करने की कोशिश करता है, और फिर वो ये नोटिस करता है कि इसमें क्षमता है, इस माओइस्ट मूवमेंट में जाने की, माओवादी बनने की या कम्युनिस्ट। ऐसे हजारों छात्रों में अगर 5 भी मिले तो क्या बुरा। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चुनौती ये आती है, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि भाई, क्योंकि एक छात्र ने पूछा क्या इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते? आप ऐसी चीज को जड़ से कैसे खत्म करोगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और उसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके लोगों को भड़काए? ऐसा कई बार हुआ कि जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सी, जैसे कोई लोक कलाकार है वो जाके सरकार की आलोचना कर रहा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है? तो पुलिस बता रही है इन्होंने गाना गाया। तो न्यायाधीश जो है वो फाइल फेंक के मारता है कि गाना गाने के लिए और सरकार की आलोचना करने के लिए मैं इसको जेल में कैसे डाल दूं? बात समझ में आई? तो छूट जाते हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि लोकतंत्र की के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके उसी लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, और इसका कोई समाधान नहीं। अन्यथा क्या होगा कि एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें सबके अधिकारों का हनन होगा। वहां पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा।
आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको सरकार की आलोचना का भी अधिकार है। ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका समाधान क्या है, क्या आप बता सकते हैं? उनको आप जेल तो नहीं भेज सकते, तो आप क्या करेंगे? बोलने का अधिकार तो सबको है, सरकार की आलोचना का भी अधिकार है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक छात्र ने और एक छात्रा ने जागरूकता, जन जागरूकता, वेरी गुड, सबने जो है जागरूकता बोली। अच्छा, आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि कोई लोक कलाकार किसी गांव में जाता है, वहां पर ऐसे गाने गाता है, सरकार के विरुद्ध भड़काता है। अब उस लोक कलाकार को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उसे बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 के तहत, जो हर नागरिक को प्राप्त है। और सरकार की आलोचना करना कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ, बात यह है कि आप राई का पहाड़ ना बनाए, ठीक है? ये बहुत महत्व, लेकिन आप उसको उसका निर्धारण कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? गुड, वेरी नाइस। तो देखिए, आप खुद ही माओवाद की समस्या का समाधान बता रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि उन गांव वालों को जाके समझाया जाए। ये काम आंध्र प्रदेश ने किया। आंध्र प्रदेश राज्य ने माओवाद और नक्सलवाद पे काबू पाने का एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो मॉडल हम चर्चा करेंगे जब समाधान की चर्चा करेंगे। दूसरा नाटक करके, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए, आप लोग सारे बुद्धिजीवी लोग हो, मैं तो बस ऐसे ही जो है पढ़ा रहा हूँ, आपको पहले से ही पता है सब कुछ। बहुत बढ़िया। तो विचार परिवर्तन करके, जन जागरूकता लाके, लोक कलाकारों को फिर से हायर करके और एक काउंटर नैरेटिव देना, जो कहानी वो बता के गए हैं उसके विरुद्ध एक कहानी बताना, उसके लिए भी लोक कलाकारों की मदद लेना, यही मॉडल आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनाया। इसको कहते हैं पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, जहां पर लोगों को भड़काकर सही राजनीतिक तापमान माओवादी क्रिएट ना कर सकें और लोगों को प्रेरित ना कर सकें। इसका बड़ा साइकोलॉजिकल अध्ययन हुआ है सरकार द्वारा कि जो लोग माओवाद ज्वाइन करते हैं, नक्सलवाद ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों करते हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ है और वो मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो उन्होंने यही पाया है कि ये लोक गीतों से बड़े प्रभावित होते हैं, लोक कलाकारों से बड़े प्रभावित होते हैं। इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है, इसको भी ध्यान से सुनिए, इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं कि, जैसे आपको उदाहरण देता हूं, पिछले वर्षों में उसको लेके प्रश्न भी पूछा गया है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, उसका अध्ययन किया गया। 2013 में द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी कि जितना फंड आवंटित होता था, ध्यान से सुनिएगा, जितना, और बहुत केंद्र से बहुत सारा फंड आता था जिसको राज्य सरकार इस्तेमाल ही नहीं करती थी। अगर मान लीजिए 50 करोड़ का धन आवंटित होता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो माओवादी प्रभावित है, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए, वहां पर प्रोग्रेस करने के लिए, लोगों के मन और हृदयों को जीतने के लिए, तो 50 करोड़ में एक तिहाई, आप कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ ही इस्तेमाल होता था। जो फंड एलोकेट किया उसका 1/3, मैं आपको बता रहा हूं, उसका 1/3 यूटिलाइज होता था पेपर में। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। अब वो जमीनी स्तर पे पहुंच के क्या कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस 15 करोड़ का भी आप लगभग, मैं कहता हूं, 80% उड़ा दीजिए, क्योंकि 80% जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जेब गरम करने में, और जो ये स्टील फ्रेम बोला जाता है उसमें जो भ्रष्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके मशीन को लुब्रिकेट करने में ये धन चला जाता है, नीचे कुछ पहुंचता ही नहीं, कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं। ये एक वास्तविकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी एक कारण बनता है।
लेकिन अब इस चीज को लेकर लोगों को भड़काना ताकि वो हथियार उठा लें, ये भी अपने आप में गलत है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई बड़ी गहरी है। लोग लड़ते हैं, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन गया है, कोई कोर्ट में केस लेके गया है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई बंदूक उठा के नहीं की जा सकती लोकतंत्र में। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई? एक और बात है कि जो सरकार की तरफ से कमियां मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो भी एक कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय व्यवस्था देखिए कितनी डिले होती है। अब आप जाते हैं एक जो है आदिवासी को ये बताते हैं कि अच्छा आपके साथ अन्याय हुआ है, तो लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर है। सरकार अगर आपके साथ अन्याय कर रही है या सरकारी एजेंसी किसी ने अन्याय किया है या किसी पूंजीपति ने आपके साथ अन्याय किया है, तो आप न्याय के लिए आप कोर्ट जाइए। आदिवासी कोर्ट जाता है, एक केस 20 साल चलता है।